ओम का उच्चारण करेंगे हम लोग 3 बार। एक बार गायत्री मंत्र सभी एक साथ कमर सीधी करके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी अपने हाथों को मलेंगे जब तक वो गर्म ना हो जाए, और उन्हें अपने आंखों पे लगाते हुए धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलेंगे। सभी अपनी प्लीज वीडियो ऑन रखें ताकि पता चले कौन क्या कर रहा है। कल हमने पढ़े थे रोग के बारे में, अब हम उससे आगे चलेंगे। शारीरिक रोग तक हमारा कंप्लीट हो गया था, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं अनुकूलनीय प्रतिक्रिया। सभी ध्यान से सुनते जाएं, कुछ समझ में नहीं आए तो बीच में आप पूछ सकते हैं। विकासपरक अनुकूलनीय प्रतिक्रियाएं। विकासपरक चिकित्सा शास्त्र के अनुसार बहुत सारी बीमारियां सीधे संक्रमण या शरीर की दुष्क्रिया का कारण नहीं होती हैं, लेकिन यह भी शरीर द्वारा प्रदत्त एक प्रतिक्रिया है। उदाहरण के लिए बुखार जीवाणु या विषाणु से सीधे नहीं होता है, बल्कि शरीर प्रतिरक्षा के रूप में उनकी उपस्थिति पहचानने के बाद अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है और शरीर का तापमान बढ़ जाता है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि चिकित्सा शास्त्र के अनुसार कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी संक्रमण जो है दुष्क्रिया का ही परिणाम है। जैसे कि फीवर, बुखार, जब हम कहते हैं ना कि बुखार आ रहा है, तो बुखार खुद कोई बीमारी नहीं है। बुखार एक परिचय देता है हमको कि बुखार आने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जरूर कुछ ना कुछ प्रतिकूल क्रिया हो रही है, जिसके कारण से अंदर कोई संक्रमण फैल रहा है या किसी भी तरीके की कोई बीमारी अंदर है। जैसे कि आप देखते होंगे किसी भी तरह का पेन होता है या कुछ होता है तो हमें बुखार आ जाता है। कोई भी बीमारी होने के साथ में हमें पहले यूरिन इन्फेक्शन है तो हमें फीवर आ रहा है। हमारी अगर हड्डी टूट गई तो दर्द से भी हमें फीवर आने लग जाता है। इस तरह से बहुत सारी बीमारियों में पहले फीवर आता है। फीवर आने से ही हमें पता चलता है कि हमें बीमारी हो रही है। जैसे टीबी अगर किसी को होती है तो टीबी से पहले उसे धीरे धीरे 8-10 दिन 15 दिन लगातार बुखार रहता है। तो ये एक संकेत होता है हमारे शरीर का कि आप सचेत हो जाइए, जरूर आपके शरीर में कुछ बीमारी या कोई रोग उत्पन्न हो रहा है। विकासपरक दवा प्रतिक्रियाओं के सेट की पहचान कराता है जो रोग व्यवहार की दिशा में बुखार को फैलने में मदद करते हैं। इनमें स्वास्थ्य को परिभाषित करने वाली बीमारियां जैसे आलस, हताशा, भूख का अभाव, उनींदापन, अत्यधिक पीड़ा और ध्यान केंद्रित करने में अक्षमता शामिल है। अब इसमें कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो इनको पहचान कराता है, इनकी जो रोग व्यवहार की दिशा में बुखार को फैलने में मदद करती हैं। जैसे कि हमको आलस आ रहा है, हमें हताशा है, मतलब हम डिप्रेस से हो गए हैं थोड़े, भूख हमें कम लग रही है, खाना हमें अच्छा नहीं लग रहा है या बेस्वाद लग रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है खाने के अंदर, नींद कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, सो पा रहे हैं नहीं सो पा रहे हैं, और बस आलस है कि हम सो जाएं, आंखें हमारी बंद हो रही हैं और हमें आलस आ रहा है। अत्यधिक पीड़ा होना, दर्द होना, ये भी एक उसका हमारे शरीर के ध्यान केंद्रित करने की अक्षमता भी शामिल है इसके अंदर, फिर हम ध्यान भी नहीं लगा पाते। अब जब शरीर में कोई तकलीफ है, हमें आलस आ रहा है या हमारे भूख नहीं लग रही है, हमें डिप्रेस्ड फील हो रहा है, तो हमारा ध्यान भी नहीं लगेगा कभी।
जब हम किसी भी बीमारी के अंदर होंगे या हमें कोई भी रोग होगा, तो हम अपने ध्यान कभी किसी भी चीज के ऊपर केंद्रित नहीं कर पाएंगे। कि अगर कोई बीमार है, किसी का सर दर्द है या बुखार आ रहा है, या उसको कहीं किसी तरह का दर्द है, और उससे कह दो कि आप ध्यान केंद्रित करो इस चीज में, या क्लास में ध्यान लगाओ, या और किसी भी काम को करने में कि इस काम को ध्यान देके करो, तो वो नहीं कर पाएगा उस काम को। उसके पीछे कारण यही है कि वो अस्वस्थ है व्यक्ति। बुखार सहित ये सभी मस्तिष्क की उपज हैं, जो शीर्ष पर रहकर संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करता है। बुखार के साथ में ये सारी चीजें मस्तिष्क में हमारे दिमाग की उपज होती हैं, जो कि ऊपर रह करके संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करता है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा ये संक्रमण, जैसे कि कुपोषण या गर्भावस्था में देरी के दौरान कम बुखार का साथ नहीं देते हैं, खासकर तब जब इनकी कीमत होती है, जो इनके लाभ को महत्वपूर्ण साबित करती है। जरूरी नहीं है कि ये सारे जो संक्रमण हैं ये हमारे शरीर को, खासकर जब इनकी कीमत है, कुपोषण वगैरह है, तो ये साथ देंगे कि ये भी चीज है, ये भी चीज है, ये ऐसा नहीं होता है। इंसानों में एक महत्वपूर्ण कारक विश्वास भी है। हमारा जो विश्वास होता है, कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि विश्वास रखो, ठीक हो जाओगे। अधिकतर पेशेंट, जब हम कोई भी मरीज है जाता है डॉक्टर के पास दिखाने, डॉक्टर कहता है सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, छोटी मोटी बीमारी है, फटाफट से ठीक हो जाएगी। अगर हमें उस डॉक्टर के ऊपर विश्वास हो पाता है तो हम ठीक हो जाते हैं। नहीं तो हम कह देते हैं डॉक्टर सही नहीं था, हमारे को सही से देखा नहीं, हमारा सही से सुना नहीं, हमको परहेज भी नहीं बताया। तो वो जब उसके ऊपर अविश्वास हो जाता है, जब उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो पाता, तो वो ठीक भी नहीं हो पाता। ये विश्वास भी एक बहुत बड़ा कारण होती है हमारे जो शरीर की स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली है उसको चलाने के लिए। और इसकी लागत और लाभ निर्धारित करने वाले मस्तिष्क और स्वास्थ्य संबंधित प्रणाली को प्रभावित करता है। ये मैंने समझाई दिया कि जो ये अविश्वास है या विश्वास है, ये हमारी प्रणाली को बहुत ज्यादा प्रभावित करता ही है, क्योंकि जो चीज हमारे दिमाग में फीड हो गई कि इस चीज से ऐसा हो जाएगा, वो होगा ही होगा, क्योंकि हमने तो पहले से ही सोच लिया। अब कई बार क्या होता है कि किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, हल्का फुल्का बुखार आया ठंड लग जाने के कारण, या किसी भी तकलीफ के कारण के अंदर कुछ हो रहा है और हमें पता नहीं पड़ पा रहा, वो बस ये सोचता है कि पता नहीं क्यों हमें ठीक नहीं हो रहा है, हम क्यों ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर जब तक वो ये सोचता रहेगा ना कि हम ठीक नहीं होंगे, तब तक वो सचमुच में ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि मस्तिष्क उसका साथ नहीं दे रहा है। और जब उसे कोई अच्छा वैद्य या कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा और वो उसे समझा देगा कि नहीं कुछ नहीं है, ज्यादा थोड़ा बहुत तुम्हें परेशानी है और उससे तुम फटाफट निकल जाओगे, बस ये दवाई ले लो और ये परहेज कर लो, तुम ठीक हो जाओगे, उस मरीज को विश्वास हो जाता है और वो जल्दी से ठीक हो जाता है। स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली जब इसे कोई गलत जानकारी मिलती है तो प्लेसिबो की बीमारी में कमी को वास्तविक कारण के रूप में सुझाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मानसिक रोग। जैसे शारीरिक रोग होता है, अनुकूल प्रतिक्रिया के रूप में जो रोग होते हैं, ऐसे ही हमारे मानसिक रोग भी होते हैं। हम मानसिक रूप से भी अगर स्वस्थ नहीं है तो भी उसे हम रोग ही कहेंगे। मानसिक बीमारी वो किसी भी तरीके की हो सकती है। मानसिक बीमारियों की श्रेणी का सामान्य व्यापक स्तर है, जिसमें भावनात्मक अस्थिरता, व्यावहारिक असंतुलन या संज्ञानात्मक शिथिलता या क्षति शामिल हो सकती है। इसमें कोई भी किसी भी भावना के रूप में भी, हमारी जैसे भावना आहत होती है तो भी हम धीरे धीरे सोच करके एक तनाव हमारे में उत्पन्न होता है, और वो तनाव हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या को, हमारे काम करने के तरीके को, इन सब चीजों को प्रभावित करने लग जाता है। तो ये भी एक बीमारी का रूप ले लेती है, और धीरे धीरे इसको क्या कहेंगे हम, मानसिक बीमारी। इसमें शारीरिक रूप से आप बीमार नहीं है, आप किसी को देखेंगे तो आप देख के कह नहीं सकते कि ये पर्सन बीमार है, पर जब हम उससे बात करेंगे तब पता चलता है कि ये अपना सारा काम सही से नहीं कर पा रहा है, इसे नींद नहीं आ पा रही, इसे भूख नहीं लग रही है, ये अपने काम में ध्यान नहीं जुटा पा रहा है, एकाग्रता नहीं कर पा रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या है कि उसको तनाव इतना ज्यादा है किसी भी चीज का कि वो मानसिक रूप से बीमार है।
भावनात्मक अस्थिरता भी हो सकती है, जैसे किसी भी हमारे साथ में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है, जैसे आप यही समझ लीजिए कोई बच्चा फेल हो गया, वो फेल हो गया तो वो इतना सोचता है, इतना टेंशन लेता है, धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है। आजकल बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये भी एक मानसिक रोग है कि वो उसको अपनी जो भावनाएं हैं उसको वो सही रूप में ना ले जा करके सोच सोच करके उसको जो उसके जो विचार हैं उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, सही वे में नहीं सोच पा रहा है, नेगेटिव वे में सोचता जा रहा है। जब नकारात्मक रूप में सोचना चालू कर देते हैं तो वो एक बीमारी के रूप में एक तनाव, स्ट्रेस और से क्रिएट होकर डिप्रेशन की तरफ को चला जाता है। तो उससे भी आप मानसिक रोग के अंदर ही लेंगे, या फिर व्यावहारिक असंतुलन हो, इसको भी हम, या फिर क्षति हो किसी तरीके की, इन सबको मानसिक रोग के अंदर लेते हैं। विशिष्ट बीमारी के नाम से ज्ञात मानसिक बीमारियों में अत्यधिक हताशा, जिसे डिप्रेशन या हम कहते हैं, सामान्यकृत दुश्चिंता विकार डिप्रेशन, खंडित मानसिकता के हमारी मानसिकता भी बदल गई है, जैसे कि नेगेटिव थॉट्स हमारे क्रिएट होने जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग हमारी चलने लग जाती है। ये वो है ध्यान अभाव, हम कहीं ध्यान नहीं लगा पाते हैं, हमारे जो ध्यान केंद्रित करने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो जो बच्चे होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, जो बिजनेसमैन है या काम करने वाले व्यक्ति हैं वो काम नहीं अपना कर पाते हैं। ये वो चीजें हैं। मनोवैज्ञानिक हो सकता है, ये सब मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। यह किसी व्यक्ति के कार्य करने के या विद्यालय जाने की क्षमता को प्रभावित करता है और रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न करता है। ये मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि ये किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को बाधित कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति काम करने जा रहा है, वो काम नहीं कर पाएगा, जाएगा तो सही, बैठेगा भी, पर जब अपना काम करना चालू करेगा तो वो प्रॉपरली उस काम को नहीं कर पाएगा, उसका ध्यान बार बार भटकेगा, कहीं का कहीं जाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अगर एक बच्चा स्कूल जाएगा इस तरीके का, तो वो स्कूल में जाकर के पढ़ाई तो कर ही नहीं पाएगा कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं और उसका ध्यान ही नहीं है कि वो कहाँ क्या करना है, उसको क्या बोल रहे हैं। और रिश्तों में समस्या उत्पन्न होंगी, क्योंकि जो इंसान अपने ही उधेड़ बुन में लगा हुआ है, अपने ही सोच विचार में लगा हुआ है, वो किसी रिश्ते को क्या निभाएगा, क्योंकि वो तो खुद अपने आप में ही अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो वो किसी और की बात को किस तरह से समझेगा और किस तरह से काम करेगा। मानसिक बीमारी के एक अन्य आनुवंशिक नामों में से मानसिक विकार, मनोविकार या मनोवैज्ञानिक विकार, भावनात्मक विकलांगता, भावनात्मक रूप से विकलांगता, जैसे इमोशनल डिस्ट्रेस बोलते हैं, कि आप इमोशनली इतने ज्यादा वीक हो जाते हैं कि आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। जरा सी छोटी सी बात होती है और आप एकदम से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एकदम से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अपनी सारी होप्स छोड़ देते हैं, आपको कोई आशा ही नहीं रहती है कि हाँ किसी तरीके से कुछ हो सकता है। या विकलांगता शामिल है। पागलपन शब्द का तकनीकी रूप से कानूनी शब्द के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मानसिक क्षति से मानसिक कार्य में क्षति हो सकती है। अब मस्तिष्क की क्षति, मस्तिष्क में अगर कोई क्षति होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो मानसिक कार्य की क्षति तो होगी ही। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक लोगों के स्वास्थ्य का निर्धारण करने वाली सामाजिक स्थितियां हैं। बीमारियां आमतौर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय परिस्थितियों से संबंधित होती हैं। ये जो बीमारी होती हैं ये आमतौर पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी ही चीजों से संबंधित होती हैं। कहीं कुछ होता है, ये सारी जो एनवायरमेंटल कॉजेज वगैरह होते हैं, ये सारे रीजन होते हैं कि इन सब से रिलेटेड होती हैं आपकी बीमारियां। स्वास्थ्य और सामाजिक निर्धारकों की पहचान कई स्वास्थ्य संगठनों जैसे पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सामूहिक और व्यक्तिगत को प्रभावित करने के लिए की गई थी। ये लोग करते रहते हैं अपने सर्वेज वगैरह, रिसर्चेस करते रहते हैं, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या है इसके बारे में, और हमें जानकारी देते रहते हैं। अब हम आते हैं रोगों के कारक। किस कारक के कारण रोग होते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगजनक कहते हैं, इन्हें पैथोजन भी कहते हैं। और रोगजनक, रोगों को पैदा करने वाले, जिसके कारण से रोग हमारे शरीर के अंदर आ रहा है, वो क्या है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक इत्यादि। और कुछ रोग आनुवंशिक कारणों से भी होते हैं। आनुवंशिक कुछ क्या होता है कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जैसे आप किसी भी वैद्य के पास से डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूछते हैं
कि क्या आपके पिछले परिवार में, आपके जनरेशन में दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, माता पिता को, किसी को टीबी थी क्या, पहले किसी को ये बीमारी हुई थी क्या? तो वो आनुवंशिक कारण होते हैं कि आनुवंशिक पीढ़ी दर पीढ़ी किसी बीमारी का आगे बढ़ना आनुवंशिक कारण होते हैं। रोगों के निम्नलिखित कारक हैं, रोग कारक निम्नलिखित हैं, यहाँ 6 दे रखे हैं, आप सभी के पास होगा, देखिएगा। जैविक कारक है, जो जैविक कारक है उनमें है विषाणु आ जाते हैं, जीवाणु है, कवक है, माइक्रोप्लाज्मा है, प्रोटोजोआ है, हेलिमेंथीज हैं और अन्य जीव भी उसके अंदर आते हैं। ये सभी वो जो फंगाई वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, इन सब से जो भी जीव होते हैं, हेलिमेंथीज वगैरह, प्रोटोजोआ वगैरह से एक से दूसरे में संक्रमण करने वाले हैं, कुछ बाहर से आ गए हैं तो उनसे संक्रमण कैसे होता है, इन सभी के आपको नाम याद करने होंगे। पौष्टिक तत्वों की कमी होती है, उनसे भी हमारे शरीर में कई तरह की कमी आ जाती है। जैसे कि अगर विटामिन ए की कमी हो रही है तो आपको कोई बीमारी हो गई है, अगर विटामिन डी की कमी है तो आपको बीमारियां हो रही हैं, विटामिन डी की कमी से हो रही है, बी की कमी से हो रही है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, किसी खनिज लवण की कमी है, उसके कारण भी हमें कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो इसमें पौष्टिक तत्वों की कमी के अंदर बताया गया है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण और विटामिन की कमी से कई तरह की बीमारियां होती हैं। भौतिक कारक हैं, अब जैसे भौतिक कारक क्या है, हमारे परिवार, जो पर्यावरण है, हमारा जो एनवायरमेंट है, उसके जो कारक हैं, उसके क्या कारक हो सकते हैं? सर्दी है, सर्दी में सर्दी की बीमारियां होती हैं, गर्मी में गर्मी की बीमारियां होती हैं, बारिश है तो बारिश में बारिश से रिलेटेड आर्द्रता जब बढ़ जाती है, नमी जब बढ़ती है, उसके कारक हैं। दबाव, विद्युतीय आघात जैसे बिजली के झटके वगैरह, विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह से आपने देखा होगा कई सारे सनबर्न हो जाना, जल गए, झुलस गए हैं, ज्यादा धूप में काम किया या ज्यादा तेज धूप में बाहर निकले तो लू लग जाना, ये सब क्या है? भौतिक कारक है या ध्वनि के कारण। यांत्रिक कारण क्या है? निरंतर अत्यधिक समय तक घर्षण लगना, चोट लगना, अस्थियां टूटना, मोच आना, ये सब यांत्रिक कारण है। जैसे किसी भी चीज से आप लगातार आपसे टकरा रही है कोई चीज, तो उससे आपको किसी चीज को, किसी काम को करने में बार बार घर्षण हो रहा है, उससे भी आपको दर्द होगा या तकलीफ होगी या कोई भी बीमारी, रोग उत्पन्न होगा। आपके चोट लग गई है, किसी से एक्सीडेंट हो गया, किसी चीज से टकरा गए, दौड़ते दौड़ते गिर गए, जाकर के आपका हाथ या पैर किसी भी पत्थर के ऊपर लगा या लोहे पे लगा, तो आपकी अस्थि भंग हो जाती है, हड्डी टूट जाती है। और यह मोच आ जाना, चलते चलते आपने देखा होगा अधिकतर पैर मुड़ जाता है, मुड़ते ही मोच आ जाती है, वो भी यांत्रिक कारणों के अंदर आती है। पैर में मोच, हाथ में से हमने एकदम से कुछ वजन उठा लिया तो हमारे हाथ में मोच आ गई, हाथ हमारा मुड़ गया, उसमें सूजन आ जाती है। ये सारी चीजें क्या है? यांत्रिक कारक है जिनसे कि इस तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। रासायनिक कारक क्या है? यूरिया, यूरिक अम्ल और रासायनिक प्रदूषक, जैसे ज्यादा आपने देखा होगा पॉल्यूशन से भी बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। पॉल्यूशन के पास के जो खेत होते हैं उनमें या तो फसल होती नहीं है या फिर कुछ भी सब्जी फसल होती है, तो उसके अंदर उन जैविक रासायनिक वगैरह का ज्यादा वो होता है। इन सब से भी हमारे को कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, धीरे धीरे होती हैं पर होती हैं। रासायनिक प्रदूषक है, जैसे पारा है, शीशा है, लेड, ओजोन, कैडमियम, निकल, कोबाल्ट, आर्सेनिक, इन सब से हमें ये रासायनिक कारण है जिनसे हमें बीमारियां उत्पन्न होती हैं। पदार्थों की अधिकता, अब हम ये कहें कि पदार्थों की अधिकता से कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कहीं आपने कुछ ज्यादा खा लिया तो आपको अपच हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा, गैस, खट्टी डकार, एसिडिटी हो जाएगी, आपको उल्टी भी आ सकती है, आपको और भी पेट संबंधित कोई भी बीमारी अचानक से उत्पन्न हो सकती है। अधिकता हार्मोनों के अधिक स्त्राव से, जैसे कि किसी भी हार्मोन का अधिक स्त्राव हो रहा है, कार्टिसोल वगैरह का अधिक स्त्राव हो रहा है, तो आपके सीधे मानसिक रोग की तरफ इशारा कर रहा है। अगर कोई औरतों को कोई हार्मोन जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटिव है, जैसे कि देखा होगा आपने पीसीओडी, पीसीएस वगैरह, इनफर्टिलिटी वगैरह, ये सब क्या है? हार्मोन के अधिक स्त्राव या कम स्त्राव के कारण वो बीमारियां होती हैं। आदमियों को भी टेस्टोस्टेरोन वगैरह के कारण, इस तरीके की हार्मोनों की अधिकता के कारण कई बीमारी होती है। प्रदूषण की अधिकता से भी कई तरीके के रोग उत्पन्न होते हैं। रोगों का वर्गीकरण, कारकों के आधार पर
रोग दो प्रकार के होते हैं। अब हमने जो कारक देखे, अब तक हमने पढ़े थे रोगों के कारक, कि क्या क्या कारक हैं जिनके कारण रोग उत्पन्न होते हैं। अब ये जो रोगों, हम उन्हीं कारकों के आधार पे क्या है ना, इनको रोगों को डिवाइड कर रहे हैं कि ये कितने भागों में हम विभाजित कर सकते हैं इन कारकों के आधार पे। तो हम इन कारकों के आधार पे दो भागों के अंदर इन रोगों को डिवाइड कर रहे हैं कि एक तो होते हैं जैविक कारक, एक होते हैं अजैविक कारक। जैविक कारक के अंदर हमारी वो फंगस, बैक्टीरिया और ये वायरस वगैरह आ जाते हैं, और जो अजैविक कारक है उसके अंदर जैसे कि गर्मी का बढ़ जाना है, आर्द्रता है, नमी की कमी है या नमी बढ़ गई है, ये सारी चीजें क्या है, अजैविक कारकों के अंदर आ जाती हैं। आगे चलिए, अब हम रोग नंबर 1 की तरफ आते हैं। सबसे पहला जो हमारा रोग है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अनिद्रा। अब ये जो अनिद्रा है ये भी एक रोग है। अब हम सोचेंगे नहीं, नींद नहीं आना, अनिद्रा का क्या मतलब हुआ? अनिद्रा, नींद ना आना, नींद नहीं आना भी क्या कोई रोग है? बिल्कुल। अगर आप सो ही नहीं पाएंगे तो आप सुबह उठ करके अपने कार्य को कैसे कर पाएंगे? जो आपका दैनिक कार्यक्रम है, जो आपकी सारा रूटीन बना हुआ है, शेड्यूल बना हुआ है, आप उसको नहीं कर पाएंगे। नींद नहीं आने से आपका पाचन कमजोर हो जाएगा, नींद नहीं आने से आपको भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आने से आपको आंखों में भारीपन रहेगा, सर में भारीपन रहेगा, आपको पैरों में सारे दिन टूटन रहेगी, आपको सोने का मन करेगा, आप सारे दिन थके हुए, हैरान, परेशान रहेंगे और आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। जो आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है, एकाग्रता है, उसको तो पूरी ही तरह से अनिद्रा वो करती है, डिस्टर्ब कर देती है। तो अनिद्रा का हम परिचय में पढ़ते हैं। चलिए, अनिद्रा या सोने में असमर्थता। अनिद्रा का मतलब है सोने में असमर्थ। जो सो नहीं पा रहे हैं वो अनिद्रा के अंदर ये आ जाता है। ये एक विकार है, मतलब ये एक बीमारी है। सो नहीं पाना, केवल ऐसे ही नहीं सो पाना या फिर किसी बीमारी के कारण, तो वो कई कारण है जिससे कि आप सो नहीं पाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब किसी को नींद नहीं आती है या लंबे समय तक वो सोने की समस्या से जूझ रहा है, कि वो चाह रहा है कि वो सो जाए, वो बिस्तर पे भी लेटा है, वो कोशिश भी कर रहा है, उसने आंखें भी बंद कर रखी हैं, पर फिर भी अगर उसे नींद नहीं आ रही है तो ये क्या है? एक संकेत है अनिद्रा का, कि आपको नींद नहीं आ रही है। ये एक बीमारी है। इसके कई लक्षण है, सामान्य संकेत और लक्षण दोनों ही होते हैं इसमें, जिसमें सोने में लगातार कई दिनों तक परेशानी होती है, नींद नहीं आती है। चिकित्सा और मनोविकार इससे जुड़े हुए हैं। अब किसी भी तरीके की अगर आपको भी कोई बीमारी है तो आप अच्छे से सो नहीं पाते हैं। और जो मनोविकार होते हैं, मनोरोगी जो होते हैं, जिनको टेंशन ज्यादा है, स्ट्रेस है और इमोशनल डाउन है, कोई जो पर्सन है जिसके भी साथ में ये सारी चीजें हैं, तो वो इमोशनली जो लोग डाउन है, मनोरोग है, जिनको किसी भी तरीके का वो एंजाइटी अगर उनको है, डिप्रेशन है, तो वो सब सोचने लग जाते हैं सोने से पहले। तो जब सोचने लग जाते हैं तो उनकी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, वो सो ही नहीं पाते हैं, तो वो मनोविकार के अंदर आता है। जब सोने के बाद जागते हैं तब विशिष्ट रूप तक कार्यात्मक नुकसान होता है, या फिर वो सो जाते हैं तो जग नहीं पाते हैं, या उसके बाद में जो भी उनका साथ नुकसान होता है उसे ये हम अनिद्रा के अंदर ले रहे हैं, कि सो नहीं पाए और जब सोए उसके बाद में जो हुआ तो उनकी बॉडी तब तक बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। अनिद्रा किसी भी उम्र में हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये किसी बच्चे को ही होगी या बूढ़े को ही होगी। हाँ, बुढ़ापे में कहा जाता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको नींद कम आती है, तो उसका एक रीजन है कि हाँ इतने टाइम के बाद ऐसे ऐसे नींद थोड़ी कम आती है, पर ऐसा नहीं होता है कि आती ही नहीं है। लेकिन ये विशेषकर बुजुर्गों में बेहद सामान्य है, मैंने बता ही दिया, बुजुर्गों में सामान्य होता है। अनिद्रा को अल्पावधि या तीव्र और चिरकालीन या दीर्घकालीन अनिद्रा में वर्गीकृत किया गया है। ये हमने 2-3 चीजों में डिवाइड कर दिया। अल्पावधि यानी बहुत कम नींद आना या बहुत तेज आना, चिरकालीन काफी देर तक आना, या फिर आना ही नहीं। ये सारी चीजों के अंदर ये डिवाइडेड है। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं, आप देखिए कि कैसे कैसे क्या क्या है, किसमें क्या क्या होता है। जो अल्पावधि या तीव्र अनिद्रा है, मतलब तीव्र तेजी से, मतलब नींद नहीं आना बिल्कुल ही, या फिर बहुत कम आना, कि आपने बहुत देर सोने का प्रयास किया तो थोड़ी देर आपको नींद आ गई,
और उसके बाद में फिर वापस आपकी नींद खुल गई, जैसे आधा एक घंटे के बाद में। जितनी हमें हेल्दी नींद चाहिए कि 6 से 7 घंटे की नींद हमें चाहिए हमारी बॉडी को रिलैक्स होने के लिए और नेक्स्ट डे काम करने के लिए, कि प्रॉपरली वर्क आप तब कर पाओगे जब आप पूरी तरह से आपकी नींद पूरी हो जाए। तो जब वो बहुत ही अल्प अवधि में होगी तो उसे तीव्र अनिद्रा कहेंगे, कि ये हमें नींद आई नहीं, या अल्पावधि अनिद्रा कहेंगे कि हमें बहुत कम नींद आई, उससे हमारे शरीर के अंदर टूटन है, थकान है और हमारा सर भारी है, अपच है, ये सारी चीजें उसके साथ में आ जाती हैं। जब नींद की शुरुआत होती है तो नींद को बनाए रखने में कठिनाई होती है। जैसे कि हमें पता चल रहा है कि हमें नींद आ रही है, हमारी आंखें भी भारी हो रही हैं, हमें नींद आ रही है, पर वो बार बार टूटती रहती है, कंटिन्यूअसली बार बार ब्रेक हो रही है, कि हम सोना तो चाह रहे हैं पर हम सो नहीं पा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी नींद आ भी रही, जैसे जिसे हम कहते हैं ना कि झपकी लगी है हमको, तो वो झपकियों में डिवाइड हो जाती है। तो वो बार बार झपकियों में डिवाइड होती है तो इसे कहते हैं ना कि हम टूट रही है वो नींद, छोटे छोटे भाग में डिवाइड हो जाती है, और उसे बनाए रखने में, मतलब एक कंटिन्यूअस लंबी नींद बनाए रखने में कठिनाई होती है, जो कि स्फूर्ति के बिना और खराब गुणवत्ता के साथ होती है। उसमें स्फूर्ति तो रहेगी ही नहीं, तब अनिद्रा उपस्थित होती है वहां पे। इस प्रकार की अनिद्रा नींद के लिए पर्याप्त अवसर और परिस्थितियों के बावजूद उपस्थित होती है, तथा जिसके परिणाम स्वरूप दैनिक प्रणाली में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये मैंने आपको बताया है कि इसकी इन सब परिस्थितियों के कारण क्या होगा, दैनिक हमारा होएगा ही, सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। आपकी जो दैनिक प्रणाली है, आप उसमें सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएंगे। जो भी आपने अपना पूरा सिस्टम बना रखा है किसी भी तरीके से, जैसे किसी को उठ के काम पे जाना है, कोई टीचर है तो उसको पढ़ाने जाना है, कोई मजदूर है तो उसे काम पे जाना है, तो वो जा ही नहीं सकते हैं अपने काम के लिए, और जाएंगे भी तो वो वहां पे काम नहीं कर पाते हैं, और स्फूर्ति तो होती नहीं है उसके अंदर बिल्कुल भी। अल्पावधि या तीव्र अनिद्रा को अकालिक निद्रा या तनाव संबंधी अनिद्रा के नाम से भी ज्यादा जाना जाता है, कि तनाव में इस तरीके की नींद होती है कि जिनको टेंशन है। आपने देखा होगा कि जब किसी को बहुत ज्यादा टेंशन होती है, किसी का कोई काम खराब हो गया या वो नहीं चाह रहे थे कि ऐसा ना हो और वो सारी चीजें हो गई, जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा टेंशन में है तो आप उसको देखोगे कि वो उसको नींद टूट टूट कर आती है, छोटी छोटी नींदों में डिवाइड हो जाता है और कम नींद आती है। वो कहते हैं हम सोए तो थे, हमें नींद भी आ गई थी, पर जैसे हम रात के 2 बजे हमारी नींद खुल गई, फिर हमें नींद ही नहीं आई। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, ये तनाव के कारण होती हैं अधिकतर। इसे तनाव संबंधी अनिद्रा भी कहते हैं। चिरकालीन या दीर्घकालिक अनिद्रा जो सेकंड हमारा है, यह 1 महीने से अधिक समय तक रहती है। यह किसी अन्य विकार या प्राथमिक विकार के कारण हो सकती है। अब ये चिरकालीन जो अनिद्रा है, यानी बहुत लंबे समय से चला आ रहा है कि आपको नींद आती ही नहीं है, तो वो 1 महीने से अधिक रहती है, और यह किसी अन्य विकार के कारण भी हो सकती है, या कोई प्राथमिक विकार, कि जरूरी नहीं है कि उसका कारण वो ही है, क्या पता पुरानी लंबी चलती कोई बीमारी है हमारे साथ, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण कि हम बीमार हैं और हम सो नहीं पा रहे हैं, उसको हम ये बीमारी बोलते हैं। तनाव वाले हार्मोन के उच्च स्तर पर पीड़ित लोगों को या साइटोकिन्सिस के स्तर में बदलाव के कारण चिरकालीन या दीर्घकालिक अनिद्रा से पीड़ित होने का जोखिम अधिक होता है। अब जिनके तनाव वाला हार्मोन बहुत ज्यादा है, कार्टिसोल जब बहुत ज्यादा बढ़ता है, तनाव वाला हार्मोन क्या है, कार्टिसोल है, जब वो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे वो मेलेटोनिन को कंट्रोल करता है, जो नींद आने के कारक होते हैं, और वो उनको उसके कारण हमें नींद नहीं आती है। और जो तनाव वाले व्यक्ति होते हैं, उनको लंबे समय से तनाव चला ही आ रहा है, उनका स्ट्रेस खत्म ही नहीं हो रहा है, तो उनके साथ में ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं कि वो सो ही नहीं पाते हैं, या बहुत लंबे टाइम से वो एक अच्छी नींद नहीं ले पाए, कि वो ये कह दें कि हाँ आज जब हम सुबह उठे तो हम एकदम सही थे और एकदम स्फूर्ति में थे, एकदम से हम बिल्कुल तैनात थे कि हाँ अब हमें उठ करके काम पे लग जाना है। तो ऐसी कंडीशन उनके साथ नहीं होती है। बदलाव के कारण अनिद्रा से पीड़ित होने का जोखिम अधिक होता है। इस प्रकार इसके कारणों के आधार अलग अलग हो सकता है, कारणों का आधार अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सबके एक ही कारण होगा तभी उनको इस तरह की परेशानी होगी। उसमें मांसपेशियों में थकान हो सकती है, मति भ्रम हो सकता है, जो कि हम मानसिक बीमारी है, ये हमारी थकान है, जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को तो थक के अच्छी नींद आती है, पर कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी मांसपेशियों में थकान हो गई, मसल्स ज्यादा वीक हो गए हैं और थोड़ा काम करने से या ज्यादा काम करने से वो बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो जब तक वो थकान नहीं निकलती है तब तक नींद नहीं आती है। तो ये भी एक कारण है इसके अंदर। मानसिक थकान भी इसमें शामिल हो सकती है, किसी ने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत
पढ़ाई करे जा रहे हैं, या मानसिक रूप से ऐसा होता है कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि मानसिक काम ज्यादा होता है, तो वो जल्दी सो नहीं पाते हैं, कि वो सोने की कोशिश भी करते हैं तो उनके दिमाग में वही सारी चीजें चलती रहती हैं। ऐसे जो लोग विकार से पीड़ित हैं उनमें मतिभ्रम होता है, मतिभ्रम होगा ही इसके अंदर, और उन्हें वास्तव में जो वस्तु नहीं होती है और जो वस्तु में उसके होने का एहसास होने लग जाता है, ऐसे लोगों को मतिभ्रम होने लग जाता है। मतिभ्रम मतलब इल्यूजन्स कह सकते हैं आपके, ये चीज है नहीं पर हमें लग रही है, उन्हें चाहे वो नींद में लग रही है, नींद जैसा उनका हाल रहता है कि हाँ ये चीज नहीं है पर फिर भी है, सोचने लग जाता है कि नहीं ये बात नहीं, वो अपने मन में मान ही लेते हैं उसको, भ्रम जो उनके मन में पैदा होता है उससे वो मान लेते हैं कि ये चीज है ही, आप समझाएंगे तो भी वो उस बात को मानेंगे नहीं, और किसी और वस्तु के होने का एहसास होने लग जाता है। चिरकालीन और दीर्घकालिक अनिद्रा दोहरी दृष्टि उत्पन्न कर सकती है, दोहरी दृष्टि हो ही जाएगी, जब हमें मतिभ्रम हो जाएगा तो हमें समझ में ही नहीं आएगा सही क्या है गलत क्या है, कभी हमें पल में वो चीज सही लगने लग जाएगी, कभी गलत लगने लग जाएगी, ये इसकी चीजें हैं। इसके लक्षण क्या है अनिद्रा के? सुबह में जल्दी उठ जाना और दोबारा सोने में असमर्थ होना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि वो सो तो जाते हैं पर क्या होता है, तो 2 बजे ही उठ गए, 2:30 बजे ही उठ गए, 3 बजे ही उठ गए, उठना उनको 5 बजे था या 4 बजे के शेड्यूल में जगना था, सो वो रात को 10 बजे 11 बजे रहे बिस्तर में, वो 9 बजे से लेटे हुए, सोते 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 उनको 10 बज गया, 11 बज गया, 11 बजे के बाद उनको जैसे ही नींद आई तो वापस उनकी नींद खुल गई, उस नींद के खुल जाने से क्या हुआ, फिर उसके बाद में उसे नींद ही नहीं आ रही है, वो सोने का अथक प्रयास कर रहे हैं कि हम सो पाए किसी तरीके से, पर वो सो ही नहीं पाते हैं, ये उनको नींद आने में असमर्थता जो है। आधी रात के मध्य में कई बार जागना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सो गए फिर 1 घंटे बाद फिर जग गए, जैसे उन्हें मूत्र विसर्जन के लिए जाना पड़ रहा है, फिर वापस से उन्होंने पानी पिया, फिर वापस सो गए, फिर वापस उनको उठना पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो पानी नहीं भी पी रहे हैं, कुछ उन्हें करना भी नहीं है, पर फिर भी उनकी नींद टुकड़ों में है। जो टुकड़ों में नींद होती है वो एक गाढ़ी नींद नहीं होती है। गाढ़ी नींद का मतलब आप घोर निद्रा में जब घनघोर सोते हैं तो आपका शरीर एकदम से रिलैक्स हो पाता है, आपकी बॉडी प्रॉपरली काम कर पाती है, पूरी बॉडी रिजनेट हो पाती है। रात में हमारी बॉडी क्या करती है, अपने सारे जो हमारे अंग हैं वो काम करने लगते हैं कि जिसका जो काम है वो कर रहे हैं। अब जब हम सो ही नहीं पाएंगे तो हमारे अंग की जो काम करना है, जो उनको रूटीन है, वो कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें वो बार बार जो जगने वाले पर्सन है उनके साथ ये होता है, रात में लंबे समय तक जागना, या तो फिर जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि वो तो लेट गए 9 बजे पर उन्हें 10 भी बज रहे हैं, 11 भी बज रहे हैं, वो पल पल घड़ी देख रहे हैं, अब इतने बज गए, अब इतने बज गए, मुझे अभी नींद नहीं आई है, मुझे अभी परेशानी हो रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूं। तो ये सारी चीजें क्या है, नींद नहीं आने के ये लक्षण है कि लंबे समय तक जागते रह रहे हैं, कि उनमें मन में विचार आए जा रहे हैं किसी तरीके के, एक विचार जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा चाहता है तो तीसरा विचार आ जाता है, उनके मन से विचार ही नहीं खत्म हो पाते, चाहे वो आंख बंद करके लेटे चाहे वो आंख खोल के लेटे। जरूरी नहीं है कि वो किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वो आंख बंद करके भी लेटे, उन्होंने लाइट ऑफ भी कर रखी तो उनको नींद नहीं आ रही है, ये अनिद्रा के लक्षण के अंतर्गत आता है। थका हुआ महसूस करते हैं और नींद के बाद भी ताजगी महसूस नहीं होती। तो जिनकी नींद छोटे छोटे टुकड़ों में आ रही है, या रात के आधे मध्य रात्रि में जग गए, या रात्रि में एक बार जगने के बाद में दोबारा नींद ही नहीं आई, या फिर 3 बार 4 बार 5 बार जग गए, तो ऐसे लोगों को क्या होगा, वो कभी भी ताजगी महसूस ही नहीं करेंगे, स्फूर्ति के साथ उठेंगे ही नहीं, और थका हुआ हमेशा अपने आप को थका हुआ वो महसूस करेंगे ही करेंगे। ये भी इसके लक्षण के अंतर्गत आता। और चिड़चिड़ा होना, जब हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, हमें नींद ही भरपूर नहीं आई है, तो हमारे शरीर में एक अजीब सी हड़कल हमारे शरीर में होने लग जाती है, और हम ना तो उसे दर्द कह सकते हैं ना ही उसे तकलीफ कह सकते हैं, पर एक अलग थकान जिसके कारण आपके शरीर में एक टूटन होती है, और नींद आने के बाद जो ताजगी महसूस होनी चाहिए, जो स्फूर्ति आ जानी चाहिए, वो उन्हें कभी नहीं आती है। उसके कारण वो चिड़चिड़े रहने लग जाते हैं, क्योंकि वो अपने किसी काम को प्रॉपरली कर ही नहीं पाते। जब नींद पूरी नहीं होती तो उनको कब्जी वगैरह इस तरह के प्रॉब्लम्स रहने लग जाते हैं, अपच अजीर्ण वगैरह, और उनको किसी को कब्जी होती है, किसी को अधिकता होती है। तो उसमें क्या होता है कि ये चिड़चिड़े हो जाते हैं व्यक्ति के, कुछ आप उनको बोलोगे और वो उसका आपको एकदम से रूखा सा ही जवाब देते हैं, या फिर बात करते हैं आप तो बोलते हैं मेरे से बात मत करो, मुझे बात नहीं करनी, मेरा मूड ठीक नहीं है। तो इस तरीके का चिड़चिड़ापन भी इस अनिद्रा के केस में बहुत देखने को मिलता है। अब हम इसके कारणों के ऊपर आते हैं, अनिद्रा के कारण क्या है। तो तनावपूर्ण घटनाएं, यदि किसी व्यक्ति को तनावपूर्ण घटना के कारण अनिद्रा महसूस होती है, काम, धन या स्वास्थ्य के बारे में चिंता, किसी प्रिय के रोग के पीड़ित होने से, या मृत्यु होने पर, या यहाँ तक कि शोर या प्रकाश
से भी तनाव का कारण है तथा इनके कारण आप रात में जागते रहते हैं। अब क्या है, तनावपूर्ण घटनाओं में जब हम आते हैं कि स्ट्रेसफुल किसी के साथ में जो इमोशनल वाली बात आई है, तो अगर किसी को साथ में किसी को बीमारी हो या किसी को काम नहीं चल रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, या नौकरी नहीं लग रही है, या उसके पास पैसे कम आ रहे हैं, नौकरी तो लग गई है पर वो जो उसकी तनख्वाह है वो कम है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसे किसी बीमारी की चिंता है, या फिर किसी प्रिय कोई, अगर जैसे कहते हैं माँ बाप को नींद नहीं आती अगर बच्चे बीमार होते हैं, तो अपने किसी प्रिय को किसी रोग से ग्रसित होने के कारण भी एक चिंता हमारे मन में जागृत होती है। तो ये जो चिंता है ये भी एक तनाव क्रिएट करता है, और उससे भी क्या होता है, हमारे को नींद नहीं आती है। किसी प्रिय की मृत्यु हो जाना, हम देखते हैं ना कि जैसे किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो उनकी नींद उड़ जाती है, उन लोगों को नींद नहीं आती है, क्योंकि वो इतनी तनावपूर्ण और अप्रिय घटना है कि आप उसको भूल नहीं पाते, रह रह के उसकी चीजें आपको याद आती हैं और वो आपको सोने में मदद नहीं करती हैं। या तो फिर बहुत ज्यादा रोशनी है और शोरगुल हो रहा है, देखते होंगे आपके जैसे किसी पड़ोस में कोई शादी है या फिर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है या कोई जागरण ही हो रहा है, तो उसका जो शोर है वो हमें डिस्टर्ब करता रहता है, हमें नींद आ भी रही होती है तो हम सो नहीं पाते। तो ये भी कारण है कि जिनके कारण हमें नींद नहीं आ पा रही है, ये तनाव उत्पन्न करते हैं, शोर वगैरह, रोशनी, तेज रोशनी वगैरह, तो उससे भी हमें नींद नहीं आती है। मानसिक रोग, मानसिक स्वास्थ्य में अंतर्निहित समस्याएं सोने के पैटर्न को प्रभावित करती हैं। अब जब हम मानसिक किसी रोगी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप देखोगे कि टेंशन, जो स्ट्रेस है, चिंताएं हैं, अब चिंताएं, थॉट्स आना, तरह तरह के विचार आना, अननेसेसरी सोचे ही जाना किसी बात के बारे में, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, अच्छी भी बात के कारण तनाव क्रिएट हो जाता है और बुरी भी बात के कारण हमारे अनुकूल जो परिस्थितियां नहीं होती उनसे भी तनाव हो जाता है। ये सब मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं और ये हमारे नींद के पैटर्न को ही प्रभावित कर देती है। जैसे या तो नींद आएगी नहीं, आ गई तो आ गई, फिर दोबारा में खुल गई, जल्दी खुल गई, या फिर अब टुकड़ों टुकड़ों में नींद आ रही है, या फिर बहुत छोटी छोटी झपकियां आ रही हैं कि हम सो भी रहे हैं जग भी रहे हैं, हमें पता ही नहीं पड़ रहा है कि हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं, हमारा शरीर महसूस ही नहीं कर पाता है कि हम सो रहे हैं या जग रहे हैं। मनोदशा संबंधी विकार जैसे कि अवसाद वगैरह, द्विध्रुवी विकार, चिंता संबंधी विकार, व्यापक चिंता, पैनिक होना, जैसे कि एंजाइटी वगैरह होती है जिनको, तो पैनिक होने लग जाते हैं, एकदम घबराहट होने लग जाती है, सांस नहीं आती है, बोल नहीं पाते हैं, अगर बोल रहे हैं तो एक ही बात को रिपीट करे जाते हैं। तो जो इस तरह के अभिघात होते हैं, तनाव होते हैं, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक जो भी विकार है, ट्रॉमा क्रिएट करते हैं, किसी भी ट्रॉमा के कारण, किसी भी तरीके का हो सकता है, वो ट्रॉमा क्रिएट करता है और फिर उससे मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। और ये मानसिक तनाव जो है विकार के रूप में ये हमारे को डिस्टर्ब करता है और हम सो नहीं पाते हैं। इसमें सिजोफ्रेनिया वगैरह भी आती हैं जिनमें अनिद्रा होती है, नींद ही नहीं आती है, सो नहीं पाता है पेशेंट, बार बार उठ के बैठ जाता है, या तो उसको दिमाग में इस तरह के चलते रहते हैं, मति भ्रम वगैरह भी रहते हैं, उनको डबल टाइप और ड्यूअल पर्सनैलिटीज वगैरह इनमें हो जाती हैं मानसिक विकारों के अंदर। तो वो सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, और उनका जो थॉट्स होते हैं, जो उनके विचार होते हैं, वो आपस में उलझते रहते हैं और वो सो नहीं पाते, अपनी ही उधेड़-बुन में लगे थे, तो ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा होता, ये ऐसे क्यों हो गया, इसको ऐसे होना चाहिए था। तो वो इस तरीके की चीजों में लगे रहते हैं और ये स्थितियां ऐसे हो जाती हैं कि नींद ही नहीं आ पाती है उसमें हमें। हृदय रोग वगैरह भी ऐसी चीजें हैं जिनके कारण हमें नींद नहीं आ पाती है। श्वसन रोग जैसे कि दीर्घकालिक अवरोध, हमारे फेफड़ों में कोई भी फुसफुसी रोग या अस्थमा, अब अस्थमा है तो अगर अस्थमा का अटैक पड़ गया, उसको सांस ही नहीं आ रही है तो वो सो कैसे पाएगा, वो लेट ही नहीं पाएगा, तो वो सो तो सकता ही नहीं है, उसे नींद ही नहीं आएगी क्योंकि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। तंत्रिका संबंधी रोग जैसे कि अल्जाइमर वगैरह है, पार्किंसन है, तो इनमें नींद नहीं आती है, तकलीफ होती ही रहती है, तो आप सो नहीं पाते। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे होते हैं कि हार्मोन की समस्याएं हैं, अति सक्रिय थायराइड है आपका, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, आपकी थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा हार्मोन को रिलीज कर रही है, तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। जिनको हाइपरथायराइडिज्म होता है वो आराम से सो नहीं पाते हैं। जोड़ या मांसपेशी की समस्याएं हैं कि आपके मांसपेशियों में क्या, कई बार कहते हैं ना हम ऐंठन हो रही है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो जो ऐंठन और दर्द होता है तो उनसे हम सो नहीं पाते हैं। कुछ ऐसी समस्याएं ये गठिया वगैरह की कि जोड़ों में दर्द हो रहा है, हमें तकलीफ है, जब जोड़ है हमारे सारे दुख रहे हैं, तो गठिया वगैरह में नींद संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। तो रेस्टलेस सिंड्रोम है,
नार्कोलिप्स है, स्लीप एपिनिया है, इन सब में क्या होता है कि नींद आती ही नहीं है। बहुत ज्यादा कॉफी चाय पीना, ये उत्तेजक पदार्थ होते हैं, कॉफी चाय वगैरह। आप सोने से पहले अगर चाय कॉफी पी रहे हो तो आपको नींद बिल्कुल ही नहीं आएगी। जैसे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, तो आजकल आपने देखा ट्रेंड चला है कि हाँ कॉफी पी लो बेटा तो नींद नहीं आएगी, आराम से पढ़ना। पर आप ये नहीं जानते हैं कि कॉफी को पिला के आप उसको ये सारी चीजें दे रहे हो जो उत्तेजक पदार्थ हैं, और उनसे उसकी नींद का जो पैटर्न है और नींद है वो फिर आगे धीरे 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 चल के डिस्टर्ब हो जाती है। फिर वो बच्चा सोना भी चाहता है तो वो सो नहीं पाता है। ये उत्तेजक पदार्थ होते हैं, इनके पीने से भी हमारे जो नींद का पैटर्न है प्रभावित कर सकता है। नींद के पैटर्न, दवाएं काउंटर पर भी उपलब्ध कुछ दवाएं ऐसे अनिद्रा उत्पन्न करती हैं। कई सारी बीमारियों में ऐसा होता है कि कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि हमें हमारी नींद को डिस्टर्ब करती हैं। एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं वो भी ऐसी हैं, उनसे नींद नहीं आती। एंटी डिप्रेसेंट वगैरह से, मिर्गी वगैरह की दवाइयां हैं वो भी इसी लाइन में आती हैं। उच्च रक्तचाप वगैरह की हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह जब होती हैं, इनमें भी नींद से, इसमें भी नींद हमारी डिस्टर्ब होती है। स्टेरॉइड्स हैं, एंटी इंफ्लामेटरी दवाइयां हैं, इन सब से कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनके उस उपयोग से जिनका उपयोग हम करते हैं अस्थमा के अंदर। और ये सब है ना, इसमें इसका उदाहरण भी दे रखा सैल्ब्यूटामॉल वगैरह। इन सब से क्या होता है कि नींद नहीं आती, नींद पे ये प्रभाव डालती हैं। धीरे धीरे जब हम लेते रहते हैं फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, हमारे नींद को, ये पैटर्न को डिस्टर्ब कर देती हैं, तो अनिद्रा विकसित होने लग जाती है। अब इसका हम प्रबंधन कैसे करेंगे, यहाँ पे ये बताया गया है। देखिए, संज्ञात्मक और व्यवहारिक उपचार जो इसका है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। संज्ञात्मक व्यवहार, सीबीटी का उद्देश्य है कि अनिद्रा में योगदान देने वाले जितने भी सहायक विचार और व्यवहार हैं उनमें बदलाव करना। सबसे पहले हमें समझना कि हमारे जो व्यवहार है, हमारा विचार है, हमारे किस तरीके के व्यवहार और विचार उस टाइम रहते हैं सोने से कुछ घंटे पहले, या हम किस तरीके के हैं, तो वो विचार किस तरीके के चल रहे हैं जो हमारी नींद को आने में डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो समझने हैं। यदि कोई व्यक्ति 4 सप्ताह से अधिक समय तक नींद न आने की समस्या से पीड़ित है और उसे सामान्यतः सीबीटी की सिफारिश की जाती है। इसमें शामिल है उत्तेजना नियंत्रण थेरेपी, कि आप अपनी उत्तेजना को कंट्रोल करें, कि आप उसको समझाया जाता है कि किस तरीके से आप अपनी उत्तेजनाओं को कंट्रोल करेंगे, अपने विचारों को कंट्रोल करेंगे, आते जाते हुए नेगेटिव और पॉजिटिव विचार, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव विचार तो इतना इफेक्ट नहीं करते हैं पर नेगेटिव बहुत ज्यादा करते हैं, कि उनको किस तरीके से करेंगे। जिसका उद्देश्य क्या होता है कि नींद के साथ बेडरूम में सहयोग और सुसंगत नींद और जागने के पैटर्न को स्थापित करने के लिए मदद करता है वो। ये जो थेरेपी है हमारी उत्तेजना नियंत्रण थेरेपी, कि कैसे सोना है, किस तरह से सोना है, किस तरह से हम सोने का प्रयास करें तो आपको नींद आ जाएगी। नींद प्रबंधन थेरेपी, इसके अंदर दूसरा आता है, बिस्तर पर सोने जाने के समय को सोने के लगभग समय तक सीमित करें। क्या आप एक ही टाइम पर अगर बार बार जाके सोएंगे तो वो क्या होगा कि एक इसको हमारी बॉडी को आदत पड़ जाएगी, कि ये एक हैबिट बन गई कि इतने बजे हमें बिस्तर पर पहुंचना है, इतनी देर में हमें नींद आ जाएगी, इतनी देर में हम सो जाएंगे। शुरुआत में नींद हल्की होगी लेकिन सोने का समय का बढ़ जाएगी। अब शुरू में तो ऐसा होगा कि आप सोने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा हाँ नींद आने वाली आ रही है, पर ये जब हमने टाइम में एक पीरियड वो कर दिया तो उसके बाद में हमने फाइनल कर दिया कि इतनी बजे सोना है, मतलब 10 बजे बिस्तर पे पहुंचना ही है, 10:15 तक या 10:30 तक मुझे नींद आ ही जाएगी। तो वो धीरे धीरे तो क्या होगा, जब लेटे आप तो हल्की नींद है या नींद नहीं है, फिर हल्की नींद आई, फिर जैसे गहरे सो गए, फिर आपकी वो नींद बढ़ जाएगी, एकदम से गहरी हो जाएगी, जो कि ठीक है, और आपकी नींद में सुधार हो जाएगा। विश्राम परीक्षण, अब ये विश्राम प्रशिक्षण क्या है, इसका उद्देश्य तनाव को कम करना या फिर हस्तक्षेप करने वाले विचारों को कम करना जो कि नींद में बाधा उत्पन्न करते हैं। अब जैसे कि है ना, किसी को बहुत ज्यादा तनाव होता है और वो विचार उसके जो बार बार आकर के डिस्टर्ब कर रहे हैं उसकी नींद को, हस्तक्षेप कर रहे हैं आपकी नींद के अंदर, तो उसको क्या करना है कि उनको कम करना। तो उसके लिए समझाया जाएगा कि आप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करो, आप जब लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेंगे तो आपका तनाव कम होगा, उससे क्या होगा, आप के जो विचार हैं उनके ऊपर कंट्रोल होगा। आप अच्छी जो
पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको सुनो, अच्छे विचार मन के अंदर लाओ। तो क्या होगा, जो आपके ये बुरे विचार हैं जिनसे कि वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, आके बार बार आपकी नींद के अंदर बाधा बन रहे हैं, वो हट जाएंगे। तो नींद की जो बाधा है वो खत्म हो जाएगी, तो आपको नींद आने लग जाएगी। आपके विचारों के ऊपर जो कंट्रोल, एक तरह से कि हम कह सकते हैं कि वो विरोधाभास संपूर्ण विचार, जो विरोध उत्पन्न करते हैं विचार, इसके बारे में जागते रहने से शरीर, जागते रहने और सोते रहने से कभी भी विचार से बचने की कोशिश करें। और इसका परिणाम केवल तभी होता है जब किसी की परेशानी हो रही हो, और लेकिन नींद बनाए रखने के लिए नहीं होता है। अब ये है विरोधाभासी, सिर्फ जागते रहना है, ये सोते रहना है। अब ये विरोधाभासी जो विचार होते हैं, ये भी आपकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। आज हमने अपना नींद का अनिद्रा वाला टॉपिक कंप्लीट किया है। कुछ आपको पूछना है तो पूछ लीजिए। समय बिल्कुल 3-4 मिनट रह गए हैं। इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। कल हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बुखार, और उसके आगे का आप सब लोग पढ़ के आए थोड़ा बहुत, ताकि अगर आपको समझ में नहीं आए, आप कुछ पूछना चाहें तो आप बीच में पूछ सकते हैं। जी, आपको किसी को कुछ है पूछना है, कोई क्वेरी है? 1-2 मिनट ही शेष रह गए हैं। जी मैम, नमस्ते। जी नमस्कार। जैसे आपने बताए थे कि हार्मोनल इनबैलेंस जब हो जाता है थायराइड आदि के कारण, हाँ, हाइपोथायराइडिज्म, तो उसमें हाइपरथायराइडिज्म पेन होते हैं। जी होता है। तो इस ब्रेस्ट में भी पेन होते हैं क्या मैम? क्या? ब्रेस्ट में, महिलाओं के ब्रेस्ट में पेन होता है क्या बहुत ज्यादा? नहीं, थायराइड में ऐसा तो नहीं है बस। हाँ, किसी को है आपके? जी, हाँ, हमारे श्रीमती जी को जी, तो उनका थायराइड निकला था, जो सेकंड वाला। उसमें 2 तरह का थायराइड होता है। एक में मोटापा बढ़ जाता है, एक में एकदम से सूख जाता है व्यक्ति। कौन सा वाला है उनको? सूखने वाला नहीं है, मोटापा वाला है। मोटापा वाला है, हाँ। समय होता है, उस समय जो है ब्रेस्ट में दर्द होता है। रात के टाइम? नहीं, वो हमेशा दर्द सा बना रहता है। और तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि हार्मोनल इनबैलेंस से बोल रहे हैं। हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस है उसके। थायराइड से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। अगर सूजन आ जाती है तो थायराइड का उसमें रिलेशन कह सकते हैं, पर ये हार्मोनल इम्बैलेंस थायराइड के साथ और भी बहुत सारे होते हैं। और अगर ब्रेस्ट में परेशानी है तो आप जो ये फीमेल जो हार्मोन होते हैं ना, आप उनका टेस्ट करवाओ, ठीक है? तब आपको रियल पता चलेगा कि इसके अंदर, ब्रीस्ट के अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्यों पेन होता है। क्योंकि थायराइड में ऐसे ब्रीस्ट पेन जैसा कुछ भी ऐसी चीज नहीं है। हाँ, शारीरिक दर्द होता है, मांसपेशियों वगैरह में दर्द होता है, थकान बहुत ज्यादा रहती है, पर स्पेशली एक जगह पे इस तरह से दर्द नहीं होता है। वो कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस किसी भी तरह का हार्मोन हो सकता है, क्योंकि फीमेल्स में तो बहुत तरह के हार्मोन होते हैं। उम्र क्या होगी? 40 लगभग। अच्छा, हाँ, तो अब हार्मोन बदल रहे हैं, इसलिए शायद ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो एक बार आप टेस्ट कराओ, और फिर उसके बाद में फीमेल के हार्मोन होते हैं सारे ही, उसका आप टेस्ट करा लोगे ना, तो फिर आपके आ जाएगा हार्मोनल इम्बैलेंस, कौन सा इम्बैलेंस है, कौन से वाले हार्मोन का है जिसके कारण ये हो रहा है। तो उन्हें बहुत आराम मिलेगा। उसी के हिसाब से मैं फिर आपको दवाई वगैरह बताता हूँ, ठीक है? धन्यवाद जी। सेशन का एंड करते हैं हम शांति पाठ के साथ में। सभी अपनी कमर सीधी करके ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, कल मिलते हैं। आप सभी पढ़ के आइएगा और टाइम से